नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह शिक्षा विद राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी जो प्रावधान थे, भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान के पार्ट 2 की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक पार्ट फर्स्ट की चर्चा की थी, अब पार्ट 2 की चर्चा करने जा रहे हैं। जो प्रमुख प्रावधान किए गए थे संविधान में शिक्षा से संबंधित, उन्हीं की चर्चा हम कर रहे हैं। आज दूसरा भाग उसकी चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने 6 प्रावधानों की चर्चा की थी, जिसमें आप कह सकते हो पहला प्रावधान था शिक्षा को समवर्ती सूची में डालना, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था। और जन्म से 6 वर्ष तक के शिशुओं की देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था करना, ये हमारे अनुच्छेद 45 में इसकी चर्चा की गई। इसके बाद 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 21A में की गई। इसके साथ साथ RTE राइट टू एजुकेशन 2009 में एक पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू कर दिया गया, शिक्षा का अधिनियम। ठीक, उसमें इसकी चर्चा की गई। फिर शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के समान अधिकारों की बात हमने की, जो अनुच्छेद 29(2) में जिसका प्रावधान किया गया है। फिर स्त्री शिक्षा की विशेष व्यवस्था की हमने चर्चा की, जो अनुच्छेद 15(3) में इसकी चर्चा की गई थी, स्त्री शिक्षा के विशेष प्रावधान की विशेष व्यवस्था की। और फिर हमने समाज के कमजोर वर्ग के SC/ST वर्ग के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए शिक्षा संबंधी, उसकी चर्चा की, जो अनुच्छेद 46 में, संविधान के अनुच्छेद 46 में जिसकी चर्चा की गई थी। और अनुच्छेद 17 जो था इसी से जुड़ा हुआ, जो अस्पृश्यता को दूर करता है, यानी छुआछूत को समाप्त करने का कार्य करता है, तो इसकी हमने चर्चा की। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं जो बचे हुए प्रावधान थे प्रमुख रूप से। इसमें 7वां था अल्पसंख्यकों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था। अल्पसंख्यकों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया। अल्पसंख्यक जो है उनके शिक्षा के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 30 में प्रावधान किया गया। अल्पसंख्यकों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था के बारे में हमारा संविधान का अनुच्छेद 30 में 2 प्रावधान किए गए। हमारे संविधान के अनुच्छेद 30 में 2 प्रावधान किए गए हैं। नंबर एक धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों की अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। ठीक, पहला प्रावधान क्या है? पहला प्रावधान है धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। ये हमारा संविधान का अनुच्छेद 30(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 30 ये कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उस पर अपना प्रशासन कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 30(1) में किया गया प्रावधान। और नंबर 2 जो था कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर भेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। यह भी कहा गया 30(2) में, अनुच्छेद 30(2) में कहा गया कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में, जब ग्रांट देने की बात आएगी, अनुदान देने की बात आएगी, तो राज्य किसी भी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह दूसरे धर्म से या दूसरी भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा प्रशासित है या उसके प्रबंधन में है। ये अनुच्छेद 30(2) में इसका प्रावधान किया गया था। फिर बात करते हैं मातृभाषा से संबंधित, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा का प्रावधान जो किया गया। हमारे संविधान के अनुच्छेद 350A, अनुच्छेद 350A में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक राज्य यानी प्रत्येक स्टेट और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, ठीक, यानी लोकल अथॉरिटी जो है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 350A में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक राज्य और स्थानीय
प्राधिकारी यानी लोकल अथॉरिटी जो है का यह दायित्व है कि वह भाषाओं की दृष्टि से अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। तो अनुच्छेद 350A में इसकी घोषणा की गई कि आप अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों की शिक्षा की प्राथमिक स्तर की शिक्षा उनकी मातृभाषा में उपलब्ध कराने का काम करेगी सरकारें। ठीक, ये मातृभाषा से शिक्षा के मातृभाषा के माध्यम से आप शिक्षा ले सकते हो, इसकी चर्चा की गई। फिर नवा है धार्मिक शिक्षा के बारे में स्पष्ट निर्देश। धार्मिक शिक्षा के बारे में स्पष्ट निर्देश अनुच्छेद 28 आर्टिकल 28, जो अनुच्छेद 28 है उसमें यह घोषणा की गई, अनुच्छेद 28 में यह घोषणा की गई कि पूर्ण रूप से राज्य निधि द्वारा घोषित किसी भी शिक्षा संस्था में, अनुच्छेद 28 में यह घोषणा की गई कि पूर्ण रूप से राज्य निधि द्वारा पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब जो कंप्लीटली राज्य सरकारों द्वारा जो संचालित शिक्षा केंद्र हैं उनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रकार की शिक्षा संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और अनुच्छेद 22 क्या है? अनुच्छेद 22 कहता है कि राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में बच्चों को किसी धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा विद्यालय है जो राज्य द्वारा कहीं ना कहीं उसको मदद की जा रही है, राज्य द्वारा निधि उसको प्राप्त दी जा रही है, तो उसमें किसी भी विद्यालय में किसी भी बच्चे के साथ जबरन किसी धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर वो उस धर्म का नहीं है और उस उपासना में प्रस्तुत नहीं होना चाहता है तो उसको आप जबरन विवश नहीं कर सकते हो उस उपासना में उपस्थित होने के लिए। ठीक, फिर है राष्ट्रीय महत्व के उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्रों की व्यवस्था केंद्र द्वारा। ठीक, राष्ट्रीय महत्व के उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्रों की व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा। इसमें कहा गया कि संघ सूची की एक प्रविष्टि संख्या 62 में उल्लिखित राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं संग्रहालय आदि, प्रविष्टि संख्या 63 में उल्लिखित राष्ट्रीय महत्व की शिक्षण संस्थाएं जैसे बनारस विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय आदि, प्रविष्टि संख्या 64 में उल्लिखित केंद्र द्वारा पोषित राष्ट्रीय महत्व की वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थाएं, प्रविष्टि 65 में उल्लिखित राष्ट्रीय महत्व की प्रोफेशनल, वोकेशनल, तकनीकी और विशिष्ट अध्ययन संस्थाएं, और प्रविष्टि 66 में उल्लिखित उच्च शिक्षा संस्थान और अनुसंधान केंद्रों की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था करना और संचालन का कार्य केंद्र सरकार का होगा। ठीक, ये जान लो, सिंपल सी बात कि राष्ट्रीय पुस्तकालय और संग्रहालय जिसकी चर्चा प्रविष्टि संख्या 62 में की गई, 63 में की गई, राष्ट्रीय महत्व की शिक्षण संस्थाएं जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय आदि, इसकी चर्चा की गई। प्रविष्टि संख्या 64 में केंद्र द्वारा पोषित राष्ट्रीय महत्व की वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थाएं, 65 में राष्ट्रीय महत्व की प्रोफेशनल, वोकेशनल और तकनीकी तथा विशिष्ट अध्ययन संस्थाएं, और 66 में उच्च शिक्षा संस्थान और अनुसंधान केंद्रों की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था, संपूर्ण खर्चा जो है उसका भार और कार्य ये केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है। ठीक, फिर बात करते हैं हम राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं की शिक्षा। राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं की शिक्षा हमारे संविधान के अनुच्छेद 344 आर्टिकल 344(1), ठीक, 344(1) में 15 भाषाओं को राष्ट्रीय महत्व की भाषा घोषित किया गया है। शुरुआत में इतनी 15 भाषाओं को राष्ट्रीय महत्व की भाषा घोषित किया गया। इन 15 भाषाओं में नंबर 1 असमिया, नंबर 2 बंगाली, नंबर 3
गुजराती नंबर 4, हिंदी नंबर 5, कन्नड़ नंबर 6, कश्मीरी नंबर 7, मलयालम नंबर 8, मराठी नंबर 9, उड़िया नंबर 10, पंजाबी नंबर 11, संस्कृत नंबर 12, सिंधी नंबर 13, तमिल नंबर 14, तेलुगु और नंबर 15 उर्दू। ये 15 शुरुआत में इन 15 भाषाओं को राष्ट्रीय महत्व की भाषा घोषित किया गया। आगे चलकर संविधान में संशोधन द्वारा कोंकणी नंबर 1 कोंकणी, नंबर 2 मणिपुरी, नंबर 3 डोगरी, नंबर 4 बोडो, नंबर 5 मैथिली, नंबर 6 संथाली और नंबर 7 नेपाली। इस तरह से 7 अन्य। तो 15 प्लस 7 बराबर 22। तो कुल मिलाकर राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? शुरुआत में 15 थी, बाद में 7 और हुई, तो टोटल 22 हो गई। साथ ही संविधान में यह भी घोषणा की गई कि राज्य इन भाषाओं के विकास के लिए आवश्यक प्रयास करेगा। ठीक, तो टोटल इस समय राष्ट्रीय महत्व की भाषाएं कितनी हैं? 22। 15 पहले, फिर से एक बार सुन लीजिए। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये 15 राष्ट्रीय महत्व की भाषाएं पहले घोषित हुई। 7 इसमें बाद में फिर मिला संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, नेपाली को मान्यता दी गई। इसलिए इस तरह राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं की संख्या 15 और 7 कुल मिलाकर 22 हो गई। ठीक, और ये भी कहा गया कि राज्य जो है, संविधान में घोषणा की गई कि राज्य इन भाषाओं के विकास के लिए आवश्यक प्रयास करेगा। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के बारे में। हमारे संविधान में क्या कहा गया? तो संविधान के अनुच्छेद 343, संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। और साथ ही संविधान के अनुच्छेद 351 में संविधान के अनुच्छेद 351 में इसके विकास के लिए विशेष प्रावधान करने का, विशेष प्रयत्न करने की व्यवस्था की गई है। हिंदी का प्रसार एवं वृद्धि करना, उसका विकास करना, जिससे वह भारत की संस्कृति में सब तत्वों को अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके। उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी एवं 8वीं अनुसूची में उल्लिखित, हिंदी की चर्चा 8वीं अनुसूची में की गई है संविधान की, 8वीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप में शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए, और जहां आवश्यक हो, वांछनीय हो, वहां उसके शब्द भंडार में के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौरता अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण कर सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा। तो ये कुछ प्रमुख प्रावधान थे जो शिक्षा से संबंधित थे। भारतीय संविधान में जो शिक्षा से संबंधित प्रावधान थे, उस पर हमने चर्चा की। अगली वीडियो में हम किसी अगले टॉपिक को लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।